नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। एक ऐसा YouTube चैनल जिसमें क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से ज्योतिष का ज्ञान आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। हमारी सीरीज़ चल रही है एपिसोड नंबर 13 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं लघु पाराशरी की। आज हम बात करेंगे लघु पाराशरी सीरीज़ के पार्ट नंबर 16 की। 15 पार्ट हम दे चुके हैं, 15 वीडियो हम दे चुके हैं। आज हम 16वां वीडियो दे रहे हैं और इसी के साथ एक नई शुरुआत भी कर रहे हैं अध्याय नंबर 4 की। लघु पाराशरी के अध्याय नंबर 4 मार्काध्याय। मार्काध्याय में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से कुंडली में मारक योग बनते हैं, मृत्यु योग बनते हैं। इसकी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और विशेष यह होगा कि आज हम श्लोक नंबर 23, 24 और 25 तीनों की एक साथ बात करेंगे, क्योंकि तीनों ही श्लोक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो तीनों को ही एक साथ समझने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लघु पाराशरी मार्काध्याय, श्लोक नंबर 23, 24 और 25। श्लोक नंबर 23 क्या कहता है? अष्टमम आयुष्य स्थानमष्टमादष्टमम च यत् तयोरपि व्यय स्थानम मारक स्थान मुच्यते। श्लोक नंबर 23 लघु पाराशरी का और मार्काध्याय का श्लोक नंबर 1। श्लोक नंबर 24 क्या कहता है? तत्राप्याद्य व्यय स्थानाद द्वितीयम बलवत्तरम तदीश तुस्त्र गता पापिनस्तेन संयुक्ता तेषाम दशा विपाकेषु संभवे निधनम नृणाम तेषाम संभवे साक्षात् व्ययाधि दशा स्वपि। श्लोक नंबर 23, श्लोक नंबर 24 की पहली कारिका, श्लोक नंबर 24 की दूसरी कारिका, श्लोक नंबर 25। आज हम श्लोक नंबर 23, 24 और 25 की चर्चा करेंगे। चलिए एक कुंडली ले लेते हैं, उस पर इसके अर्थ को भी समझने का प्रयास करेंगे और साथ साथ इसकी व्याख्या भी करेंगे। ये आपकी स्क्रीन पर एक कुंडली है। तो देखिए श्लोक नंबर 23 क्या कहता है, पहले इसके अर्थ को समझ लेते हैं। श्लोक नंबर 23 कहता है कि जन्म लग्न से अष्टम स्थान आयु स्थान कहलाता है। अष्टम से अष्टम अर्थात तृतीय स्थान आयु स्थान है। पहली कारिका, श्लोक नंबर 23 की पहली कारिका कहती है कि जन्म लग्न से अष्टम स्थान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8, जन्म लग्न से 8वां स्थान आयु स्थान होता है। आयु स्थान होता है, मृत्यु स्थान नहीं होता है। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न दूर कर लेना चाहिए सभी को कि जो एस्ट्रोलॉजर ये बात करते हैं कि अष्टम स्थान मृत्यु स्थान होता है, अष्टम स्थान मृत्यु स्थान नहीं होता है, अष्टम स्थान आयु स्थान होता है। ठीक है, तो अब लघु पाराशरी क्या कहती है कि अष्टम स्थान आयु स्थान होता है, आयु स्थान होता है। और उसी के साथ अष्टम से अष्टम अर्थात तृतीय स्थान आयु स्थान है। अष्टम से अगेन अष्टम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8, 8वां अष्टम से अष्टम तृतीय स्थान भी आयु स्थान है। पहले देखिए बात कर चुके हैं हम, बहुत विस्तार पूर्वक हमने बात करी थी जब हम चर्चा कर रहे थे भावों पर। तब हमने किसी एपिसोड में ये बात करी थी कि एक नियम होता है भावात भावम, भाव से भाव। संभवतः ये भावात भावम का नियम प्रचलित हुआ हो महर्षि पाराशर जी के द्वारा, क्योंकि यहीं पर अगर लिटरेचर की बात करें तो लघु पाराशरी में या फिर पाराशर होरा शास्त्र में पहली बार बात की गई अष्टम से अष्टम की, भावात भावम की। इसका मतलब ये हुआ कि अष्टम स्थान तो आयु स्थान है, लेकिन इसी का ही अगर अष्टम हम देखते हैं तो ये गौण आयु स्थान है। भावात भावम में हमने बात करी थी छठे का छठा, 6 हाउस कुंडली का छठा भाव, छठे का छठा अगेन रोग स्थान हो गया, ये प्रमुख रोग स्थान हो गया, ये गौण रोग स्थान हो गया। जब भी हम रोग की बात करेंगे तो हम छठे को तो विचार करेंगे, साथ में हम एकादश का भी विचार करेंगे। नवम से नवम पंचम भाव हो गया, ये नवम, और यहीं से अगर हम अगेन 9 भाव आगे बढ़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 भाव आगे बढ़ेंगे तो अगेन हम पंचम भाव भाग्य भाव में ही इंक्लूड होगा, लेकिन गौण भाग्य भाव होगा।
इसी तरह से अष्टम से अष्टम ये मृत्यु स्थान हो गया। जितने जिस भाव को हम देख रहे हैं उतने ही भाव हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे तीसरे भाव का अगर विचार करना है तो तीसरे से अगेन फिर 3 चलेंगे केवल। चौथे से करनी है तो चौथे के लिए हम 4 चलेंगे, 4 कदम चलेंगे, 4 भाव आगे चलेंगे तो सप्तम भाव हो गया। पंचम के लिए 5 भाव आगे चलेंगे तो नवम भाव हो गया। तो भावात भावों का मतलब जिस भाव की हम बात कर रहे हैं उससे उतने ही भाव आगे। पंचम से पंचम, चतुर्थ से चतुर्थ, सप्तम से सप्तम, अष्टम से अष्टम, एकादश से एकादश और दशम से दशम, ये भावात भावम का नियम हो गया। तो यहाँ पे इस नियम को कंसीडर किया गया है। नियम को चर्चा करते हुए, नियम की चर्चा करते हुए इन्होंने बताया है कि अष्टम से अष्टम अगेन आयु स्थान हो गया। मैं अगेन कहना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजर जो भी ये मानते हैं, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूज़न है, इसको मृत्यु स्थान माना गया है। क्योंकि अगर हम इसी लघु पाराशर जी की बात करें तो पहले हम बात कर चुके हैं कि भाग्य व्ययाधिपत्येन रंध्रेशो न शुभ प्रदः, ये हम बात कर चुके हैं कि भाग्य का व्यय अधिपति होने के कारण रंध्रेश शुभ नहीं होता है, अष्टम भाव शुभ नहीं होता है। तो शायद ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये मृत्यु भाव हो, लेकिन मृत्यु भाव नहीं है। पाराशर मत इसको अष्टम भाव को मृत्यु भाव न कह के आयु स्थान कहता है, तो आयु स्थान कंसीडर किया जाएगा। ये बात हो गई। दूसरी कारिका क्या कहती है श्लोक नंबर 23 की, इन दोनों से व्यय स्थान मारक स्थान कहलाते हैं। इन दोनों से, कौन से दो, एक तो अष्टम भाव और एक तृतीय भाव, इन दोनों से व्यय स्थान मारक स्थान कहलाते हैं। जिस तरह से हमने बात करी थी जब 8वें भाव का इंट्रोडक्शन दिया गया था लघु पाराशर में, तो भाग्य भाव से व्यय स्थान भाग्य व्ययाधिपत्येन, भाग्य व्ययाधिपत्येन रंध्रेशो न शुभ प्रद कहा था ना। इसी प्रकार से भाग्य का व्यय भाव अष्टम की जैसे हमने बात करी थी, इसी तरह से लघु पाराशरी या पाराशर मत कहता है कि अष्टम भाव से अगेन व्यय भाव, तो सप्तम भाव, और तृतीय भाव से अगेन व्यय भाव द्वितीय भाव मारक स्थान मुच्यते, मारक स्थान कहलाते हैं। इट मीन्स कि द्वितीय भाव और सप्तम भाव मारक स्थान होते हैं। पूरे श्लोक का सार क्या निकला है कि अष्टम भाव और तृतीय भाव तो आयु स्थान हो गए, ये प्रमुख आयु स्थान हो गया, ये गौण आयु स्थान हो गया, और सप्तम भाव और द्वितीय भाव ये मारक स्थान हो गए। देखिए अभी चर्चा चल रही थी भावात भावम नियम की। जिस प्रकार से भावात भावम की हमने बात करी थी, भावात भावम नियम की हमने बात करी थी, इसी तरह से जब हम प्रेडिक्शन करते हैं, जैसे जैमिनी मत की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक बात आती है पद लग्न की। पद लग्न का जो सिद्धांत है बहुत कार्य करता है प्रेडिक्शंस के समय पे। कुंडली के प्रेडिक्शन जब किए जाते हैं उस समय पर पद लग्न बहुत अच्छा काम करता है। पद लग्न क्या होता है? पद लग्न का मतलब हो गया कि जैसे कि हमने अष्टम भाव की बात करी, अष्टम भाव का अधिपति कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है? अष्टम भाव का स्वामी शुक्र अष्टम भाव से कितने स्थानों पर बैठा गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10वें स्थान पर बैठा गया है, बैठा हुआ है। अगेन इस 10वें स्थान से अगेन हम 10 स्थान आगे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये पद लग्न हो गया अष्टम भाव के लिए। ठीक है, ये एक सिद्धांत होता है जिसको जैमिनी मत में कंसीडर किया जाता है। जैमिनी सिद्धांत पाराशर सिद्धांत से बहुत अलग होता है। तो जब वही जो हमने पहले भी बात करी है कि जब हम किसी भी सिद्धांत को लेते हैं, किसी अन्य सिद्धांत को लेते हैं, तो उसके नियम हमें फॉलो करने पड़ते हैं, तभी हम उसकी एक्यूरेसी तक पहुंच सकते हैं। उसको नियम को हमें तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक सिद्धांत तो बहुत कार्य करता है, हालांकि ये सिद्धांत जैमिनी मत का ही है, पद लग्न से ही है, लेकिन थोड़ा सा अधूरा है, आधा कंसीडर किया जाए तो ये पाराशर मत पे बड़ा अच्छा वर्क करता है। पाराशर कुंडली जब हम देखते हैं, पाराशर सिद्धांत के साथ ये बहुत अच्छा कार्य करता है। जैसे मान लीजिए हमने दशम भाव की देखा,
हमने दशम भाव की अगर बात कर रहे हैं तो हमें ये देखना होता है कि दशम भाव का स्वामी दशम भाव से कितने स्थानों पर बैठा हुआ है, तो वह दशम भाव के सापेक्ष किस प्रकार का योग बना रहा है। जैसे इस कुंडली में चंद्रमा दशम भाव का स्वामी 1 2 3 4 5 6 छठे भाव पर ये बैठा हुआ है। दशम भाव का स्वामी चंद्रमा दशम भाव के सापेक्ष छठे भाव पर बैठा हुआ है, रोग स्थान में बैठा हुआ है। तो जो कॉम्बिनेशन बना वो बहुत अच्छा नहीं बना, शुभ नहीं बना। तो दशम भाव की जब हम चर्चा करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे, तो इस बात को हम कंसीडर करेंगे कि ये कितने पद आगे है, दशमेश दशम भाव से कितने पद आगे है, उसी के हिसाब से हम प्रेडिक्शन करेंगे। अगर यही दशम स्थान से अगर नवम स्थान पे होता, यानी छठे भाव में अगर होता, दशमेश अगर छठे भाव में होता तो दशम भाव के सापेक्ष शुभ हो जाता ये। या फिर दूसरी भाषा में इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम दशम भाव पर विचार कर रहे हैं तो दशम भाव कुंडली हमको तैयार कर लेनी चाहिए। जैसे कि इसको अगर हम लग्न मान लें, दशम भाव का अगर हम विचार कर रहे हैं तो इसको अगर हम लग्न मान लें तो अपनी लग्न से ये छठे भाव पर रोग स्थान में होगा। तो इसको हमें कंसीडर करना चाहिए, हम करते हैं, जिससे कि प्रेडिक्शन में ज़्यादा एक्यूरेसी आती है। तो ये भावात भावम की बात हो रही थी। भावात भावम नियम जैसा ही पद लग्न वाला नियम है, लेकिन महर्षि पाराशर सिद्धांत में अगर हम जैमिनी सिद्धांत के इस नियम को केवल इतना ही अगर फॉलो करते हैं तो ये बड़ी एक्यूरेसी देता है। आगे अगर आपको फॉलो करना है तो बड़े अच्छे एक्सपीरियंस की आवश्यकता होगी। तो इनिशियल लेवल पे नहीं, हाँ परफेक्शन पर हैं तो आपको ये भी देखना चाहिए कि जब ये छठे स्थान पे है तो इससे 6 स्थान आगे 1 2 3 4 5 6 अष्टम भाव में इसका पद लग्न पड़ेगा। तो उसके हिसाब से आप प्रेडिक्शन करेंगे। जब जैमिनी की हम बात करेंगे, जैमिनी मत की बात करेंगे, तो इसके विस्तार से लग्न, पद लग्न और उपपदों की भी बात हम करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि हम पाराशर मत पढ़ रहे हैं तो उसमें हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा कंसिडरेबल है ये सिद्धांत। जितना उतना हमने आपको परिचय से करा दिया, आपको समझा दिया, तो आपको ये आगे जाके कंसिडर करना पड़ेगा सिद्धांत। ठीक है, तो ये हमारे अब अगेन हम अपने श्लोक नंबर 23 पर आते हैं। अष्टम स्थान से व्यय स्थान और द्वितीय स्थान से व्यय स्थान मारक स्थान होते हैं। अब जैसे कि हमने बात करी कि मारक स्थान की, क्योंकि चर्चा जो हो रही है वो मारक स्थान की हो रही है, तो एक तो सप्तम भाव मारक स्थान हुआ और एक द्वितीय भाव मारक स्थान हुआ। तो इन दोनों में से विशेष मारक स्थान कौन सा होगा, इसके लिए आगे वाले श्लोक में बात की जा रही है। श्लोक नंबर 24 में बात करते हैं कि इन दोनों मारक स्थानों में भी पहला मारक स्थान दूसरे की अपेक्षा बली होता है। श्लोक नंबर 24 की पहली कारिका में पहली लाइन में ये बात कही जा रही है कि इन दोनों मारक स्थानों में, सप्तम भाव और द्वितीय भाव में, पहला मारक दूसरे की अपेक्षा बली होता है। अब देखिए, पहला मारक दूसरे की अपेक्षा बली होता है, तो पहला कौन, पहला मारक कौन, सप्तम भाव या द्वितीय भाव? इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जो पहला दूसरे से बली होता है, तो पहला कौन सा है? देखिए, अगर हम लग्न से बात करें, अगर इन्होंने कहा हो कि लग्न से, यदि लग्न से अगर इनका विचार होता है कि लग्न से अगर गिनती गिनी जाए तो पहला हो गया द्वितीय भाव, और अष्टम भाव के सापेक्ष अगर बात करी जाए तो पहला हो गया सप्तम भाव। तो हमें द्वितीय भाव कंसीडर करना है कि हमें सप्तम भाव कंसीडर करना है? इसका एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। देखिए, चलिए दूर कर लेते हैं। देखिए, जब श्लोक नंबर 23 की बात की जा रही है तो श्लोक नंबर 23 में जब स्टार्ट किया गया अष्टमम आयुषः स्थानम, यह कहकर शुरू किया गया, तो स्टार्टिंग जो है या जो केंद्र बनाया गया वो अष्टम स्थान को बनाया गया, अष्टम स्थान को इसका केंद्र बनाया गया। तो अष्टम स्थान को जब केंद्र बनाया गया है तो इस लघु पाराशरी के हिसाब से, या लघु पाराशरी जो हमें मैसेज कन्वे करना चाहती है वो ये कहना चाहती है कि प्रथम जो मृत्यु स्थान है वह अष्टम स्थान है। तो प्रथम मृत्यु स्थान के व्यय स्थान को ही हमें प्रमुख मारक मानना चाहिए।
देखिए ये जो कन्फ्यूज़न जो दूर किया जा रहा है ना, वो इसलिए किया जा रहा है कि कुछ लघु पाराशरी के टीकाकार द्वितीय स्थान को प्रमुख मानक मानते हैं और कुछ टीकाकार सप्तम भाव को प्रमुख मारक मानते हैं। इसी कारिका के आधार पर, इसी कारिका का जब वो विस्तार करते हैं या उनकी व्याख्या करते हैं, श्लोक नंबर 24 की पहली कारिका जिसमें कहा गया है कि इन दोनों मारक स्थानों में भी पहला मारक, जब इसकी व्याख्या करते हैं तो कुछ टीकाकार द्वितीय स्थान को प्रथम मारक मानते हैं और सप्तम स्थान को द्वितीय मारक मानते हैं, लेकिन कुछ टीकाकार सप्तम को प्रायोरिटी पे रखते हैं कि प्रथम मारक सप्तम भाव है। तो अभी जो हमने चर्चा करी हमारे विचार से क्योंकि प्रमुख अष्टम भाव को आयु स्थान माना गया है तो सप्तम भाव होना चाहिए। अच्छा, इसकी एक पुष्टि और करते हैं क्यों होना चाहिए। वो इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि इसी लघु पाराशरी में जब हमने पिछले श्लोकों को अगर याद करें तो जब हमने द्वितीय भाव की बात करी थी तो द्वितीय भाव को सम माना गया था। द्वितीय भाव को कहा गया था कि यह अपनी दूसरी राशि के अनुसार फल देता है, तो ये न्यूट्रल होता है। सेकंड हाउस न्यूट्रल होता है, ये शायद आपको ध्यान हो। द्वितीय स्थान न्यूट्रल होता है और ये अपनी इसकी दूसरी राशि जहाँ पड़ रही हो, इट मीन्स कि सप्तम भाव में अगर पड़ रही है, मान लीजिए कहीं भी पड़ रही होती, तो इसकी दूसरी राशि जहाँ पड़ रही होती है उसके आधार पर ये फल प्रदान करता है। तो पहली बात तो इसी की अगर बात करें लघु पाराशरी की, तो इन्होंने ऑलरेडी सेकंड हाउस को न्यूट्रल मान चुके हैं, ये माना है, व्याख्या करी है कि न्यूट्रल होता है। और सप्तम भाव के बारे में क्या बात करी थी? सप्तम भाव के बारे में बात करी थी कि यह इस स्थान को केंद्राधिपत्य दोष लगता है, केंद्राधिपत्य दोष होता है इस स्थान में, तो ऑलरेडी ये दोष बताया जा चुका है इस स्थान में ऑलरेडी, तो संभवतः इसी को मारक स्थान प्रमुखता से माना गया है। एक और चीज़ इसकी पुष्टि हम करते हैं। देखिए, एक ज्योतिष का बहुत प्राचीन ग्रंथ है, बहुत ऑथेंटिक ग्रंथ है, भावार्थ रत्नाकर। भावार्थ रत्नाकर जब आप पढ़ेंगे ना, तो भावार्थ रत्नाकर में दो लग्नों की जब व्याख्या की गई, एक तो मेष लग्न की, जब मेष लग्न की व्याख्या करी गई, मेष लग्न में शुक्र को प्रबल मार्केश माना गया है। मेष लग्न में मान लीजिए, चलिए इसको हम मेष लग्न अगर लें, देखिए भावार्थ रत्नाकर कहती है कि मेष लग्न में शुक्र प्रबल मार्केश होता है, शुक्र प्रबल मार्केश होता है, क्योंकि शुक्र द्वितीय भाव और सप्तम भाव दोनों का अधिपति होता है। यहाँ पे होता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे तो केवल एक ही ग्रह है। देखिए, हम भावार्थ रत्नाकर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कोई और अगर हम किसी और को अगर एग्जाम्पल बता लेते तो आप कंफ्यूज हो सकते थे। यहाँ पे हमने भावार्थ रत्नाकर के दो श्लोकों का आपस में कंपैरिजन करेंगे। मेष लग्न में भावार्थ रत्नाकर कहती है कि शुक्र प्रबल मार्केश होता है, क्लियर सी बात है। लेकिन यही भावार्थ रत्नाकर कहती है, जब तुला लग्न की बात करती है तो मंगल को मार्केश नहीं मानती है। चलिए हम तुला लग्न की बात करते हैं, अपनी अगेन उसी कुंडली को ले लेते हैं हम। भावार्थ रत्नाकर जब तुला लग्न की बात करती है तो यहाँ पे मंगल को प्रबल मार्केश नहीं माना गया है। देखिए क्या अंतर है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। एक ही ग्रंथ है, एक ही रचनाकार हैं और एक ही व्याख्याकार हैं, लेकिन दोनों स्थितियों में मत अलग अलग क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है यहाँ पर। देखिए, पहले हम बात करते हैं तुला लग्न, मेष लग्न की। मेष लग्न में क्यों माना गया? देखिए, मेष लग्न में क्यों माना गया? मेष लग्न में शुक्र का अगर हम ये वाली बात करें कि देखिए द्वितीय भाव के हिसाब से अगर इसको न्यूट्रल मान लेते हैं, लघु पाराशरी के हिसाब से अगर इसको न्यूट्रल भाव मान लेते हैं, तो सप्तम भाव को अगर अन्य मारक माना जाए तो सप्तम भाव में पहली बात तो केंद्राधिपत्य दोष लग रहा है। केंद्राधिपत्य दोष क्या कहता है कि शुभ ग्रह शुभ फल नहीं देगा और पाप ग्रह पाप फल नहीं देगा। यही तो कह रहा था केंद्राधिपत्य का सिद्धांत, या पापी ग्रह पाप फल नहीं देगा। तो
शुभ ग्रह शुभ फल नहीं देगा। शुक्र क्योंकि शुभ ग्रह है, शुभ फल नहीं देगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये मारक बन गया। जो एक बचाव की उम्मीद थी कि ये बचा ले जाएगा, तो इन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि शुक्र बचाएगा नहीं, ये शुभ फल तो नहीं देगा। जब शुभ फल नहीं देगा तो क्या होगा, यहाँ ये नहीं कहिएगा कि अशुभ नहीं देगा, शुभ फल नहीं देगा, तो मारक बन गया। लेकिन अब अगेन अगर हम तुला लग्न में आते हैं और इसी सिद्धांत को लगाते हैं, तो अगर इसको न्यूट्रल मान लिया जाए मंगल को यहाँ पर, इस सिद्धांत के हिसाब से कि द्वितीय और द्वादश भाव के स्वामी सम फल करते हैं, अपनी दूसरी राशि के अनुसार फल करते हैं, तो बचा सप्तम भाव। अब सप्तम भाव का स्वामी है मंगल, और मंगल है क्रूर ग्रह, और क्रूर ग्रह का सिद्धांत क्या कहता है कि यह इस पर केंद्राधिपत्य दोष लगा तो यह पाप फल नहीं देगा। तो ये क्या एक श्योरिटी हो गई कि ये मारक तो नहीं होगा, क्योंकि पाप फल नहीं देगा ना, पाप फल नहीं देगा मतलब बुरा तो नहीं करेगा। लेकिन शुक्र के लिए क्या कहा गया कि अच्छा तो नहीं करेगा। जब अच्छा नहीं करेगा एक कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन में कहा गया कि बुरा नहीं करेगा। जब यहाँ पर तुला लग्न के लिए मंगल को ये कह दिया गया कि ये बुरा नहीं करेगा, ये अपना पाप तो नहीं देगा, तो इसको तो फिर मारक होने का सवाल ही नहीं है। तो यही भावार्थ रत्नाकर इसकी पुष्टि कर देती है कि मेष लग्न में तो शुक्र मेष लग्न में तो शुक्र मारक होता है, लेकिन तुला लग्न में मंगल मारक नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस बात की अगेन पुष्टि हो जाती है कि जो हमारा विचार है, जो हम सोच पा रहे हैं, जो हम समझ पा रहे हैं अपने बुद्धि विवेक के अनुसार, प्रथम मारक की जो बात करी गई है, प्रथम मारक ज़्यादा बलशाली होता है बजाय दूसरे के। इसका मतलब प्रथम मारक का मतलब सप्तम भाव की बात हो रही है। यहाँ पे इस बात की पुष्टि भावार्थ रत्नाकर भी कर रहा है। क्लियर है? और अगर हम इतनी कैलकुलेशन नहीं भी करें, यहाँ पे तो हम वेरी कर रहे हैं लघु पारिषद का भावार्थ रत्नाकर। भावार्थ रत्नाकर तो ये कह चुका है कि तुला लग्न में मंगल मार्केश नहीं बनता, और अन्य कारण हैं जिसकी वजह से वो मार्केश बनेगा, जिसकी हम अगले श्लोकों में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो सिद्धांत है, या यहाँ पे जो कारिका है, यहाँ पे जो कारिका कह रही है कि प्रथम मारक दूसरे की अपेक्षा बली होता है, तो इसकी पुष्टि हो गई। ओवरऑल क्या बात आई है कि सप्तम प्रथम मारक स्थान, द्वितीय सेकंड नंबर का मारक स्थान, ये दोनों की हमने पुष्टि कर ली है, जो लघु पारिषद कहना चाह रही है। अच्छा, तीसरी बात क्या है, क्यों ये प्रथम मारक स्थान मानना चाहिए? क्योंकि अगर आपको याद हो, पिछले श्लोक में हमने एक बात करी थी कि भाग्य व्ययाधिपत्येन रंध्रेशो न शुभप्रद। जब रंध्रेश की बात करी थी, अष्टम भाव की बात करी थी, तो कैलकुलेट क्या किया गया था कि भाग्य व्ययाधिपत्येन, भाग्य का व्यय अधिपति मतलब अष्टम भाव, नवम भाव का व्यय स्थान शुभ नहीं होता है। ये कहा गया था ना कि नवम भाव का व्यय स्थान शुभ नहीं होता है। तो अगेन जब वो सिद्धांत इन्होंने बताया, सिद्धांत से उन्होंने कैलकुलेट किया, तो वो सिद्धांत यहाँ भी तो कार्य करता है कि अष्टम का व्यय स्थान मारक स्थान हुआ। जब रंध्रेश को पूरी कुंडली का सबसे रंध्र स्थान बता गया है, सबसे अशुभ स्थान लघु पारिषद कहती है ऑलरेडी, तो इस अशुभ सबसे अशुभतम स्थान का व्यय स्थान ही मारक होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक कंफ्यूजन और क्रिएट हो सकता है। यहाँ पे ये आयु स्थान भी कह रहे हैं और ये अशुभ स्थान भी हम कह रहे हैं। कुंडली का सबसे अशुभतम स्थान भी कहा जा रहा है इसको, और इसको आयु स्थान भी कहा जा रहा है। यही एक ग्रंथ लघु पारिषद ही इन दोनों बातों को कोई विरोधाभासी बातें कर रही है कि ये क्या आयु स्थान है या ये अशुभतम स्थान है। आयु अशुभ नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे समझने की बात जो है वो ये है कि ये आयु स्थान है, लेकिन आयु का डिके होना, आयु का क्षरण होना, आयु का डे बाय डे कम होना लग्न के सापेक्ष अगर देखें तो सबसे अशुभ बात होती है।
इसलिए लग्न के सापेक्ष अगर देखें तो आयु की क्षीणता अशुभतम स्थिति कहलाती है। आयु का क्षय, देखिए प्रतिपल शरीर मर रहा है ना, भगवद गीता कहती है ना कि प्रतिपल शरीर मर रहा है। सारे ग्रंथ यही कहते हैं, सारे लिटरेचर यही कहते हैं, सारे वेद यही कहते हैं कि हमारा शरीर प्रतिपल मर रहा है, प्रति क्षण मर रहा है। तो आयु स्थान, आयु का लगातार डिके हो रहा है, क्षरण हो रहा है। तो अगर लग्न के सापेक्ष अगर देखें आयु को, तो आयु लग्न के सापेक्ष ये अशुभतम स्थिति है। ये एक अलग बात है। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इसके 12th हाउस के या व्यय स्थान की। तो ये प्रमुख मारक स्थान, तो 3 जगह से ये पुष्टि हो गई कि सप्तम ही प्रबल मारक स्थान होना चाहिए। क्योंकि इस श्लोक में भी तो बात कर ही चुके हैं ना, अष्टमम आयुषय स्थानम, अष्टमम आयु स्थान से जो शुरू किए, तो अष्टमम आयु स्थान का व्यय स्थान ही प्रथम मारक होना चाहिए। और अगर वैसे भी अगर हम बात करें तो जैसे ज्योतिष के दूसरे जी ग्रंथ है, जैसे कि अभी हमने चर्चा करी, भावार्थ रत्नाकर है, आयु निर्णय है, पल दीपिका है, जातक पारिजातम है, ज्योतिष तत्व है, सभी अष्टम को या अष्टम के व्यय स्थान को या अष्टम को अशुभतम मानते हैं आयु के मामले में। जब आयु की बात आती है, जब मारक की बात आती है, तो अष्टम को विशेष रूप से महत्व देते हैं सभी ग्रंथ। तो इसमें आई थिंक कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। ये देखिए, आवश्यकता इसलिए भी पड़ी क्योंकि अलग अलग टीकाकार, अलग अलग व्याख्याकार अपनी अपनी व्याख्या कर रहे हैं। हमारे विचार से ये है, बाद बाकी जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे वैसे आप इसकी पुष्टि स्वयं करते चले जाएंगे। देखिए, भावार्थ रत्नाकर ने कर्क लग्न की भी बात करी है। कर्क लग्न में जब भावार्थ रत्नाकर ने बात करी है तो शनि को प्रबल मारक माना गया है। शनि को क्यों माना गया है? अगर ये लग्न हो, कर्क लग्न हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 सातवें स्थान पे इसका द्वितीय भाव तो सूर्य होगा और सप्तम भाव शनि होगा। तो शनि को विशेष रूप से मारक स्थान माना गया है, मारक माना गया है। तो भावार्थ रत्नाकर कर्क लग्न में भी अगेन ये पुष्टि करती है कि सप्तम ही प्रथम मारक स्थान कंसीडर करना चाहिए। अब श्लोक नंबर 24 की दूसरी कारिका क्या कहती है, इस पे थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। दूसरी कारिका कहती है कि दोनों मारक स्थानों के स्वामी ग्रहों की दशा में मरण संभव है। दोनों मारक स्थान मतलब सप्तम भाव और द्वितीय भाव, दोनों मारक स्थानों की दशा, इसका मतलब ये हो गया है कि एक की महादशा हो, एक की अंतर्दशा हो तो मृत्यु संभव है। अगर एक ही ग्रह है और उसकी दशा चल रही है तब भी मृत्यु संभव है। श्लोक नंबर 24 की दूसरी कारिका कहती है। और क्या कहती है दूसरी कारिका? अन्य ग्रह शुक्र, गुरु आदि को भी मारक कहा गया है, अतः इनकी दशा में भी मरण संभव है। अन्य ग्रह कौन से? शुक्र और गुरु। शुक्र और गुरु, देखिए शुक्र और गुरु सबसे ज़्यादा केंद्राधिपत्य दोष जो लगता है, सर्वाधिक केंद्राधिपत्य दोष जो लगता है वो सबसे शुभतम ग्रहों को ही लगता है। तो इसका मतलब ये हो गया, क्या इसका भाव होना चाहिए कि यदि सप्तम भाव का लॉर्ड शुक्र या गुरु में से कोई होगा तो वो भी प्रबल मारक बन जाएगा। हालांकि यहाँ पे ये स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे ये स्पष्ट कर दिया गया है कि शुक्र और गुरु को भी मारक कहा गया है, अतः इनकी दशा में भी मरण संभव है। ठीक है, तो श्लोक नंबर 24 की दूसरी कारिका ने कहा है कि द्वितीय और सप्तम की दशाओं में मरण संभव है और शुक्र और गुरु अगर मारक बनते हैं तो इनकी दशाओं में भी मरण संभव है। अब आते हैं श्लोक नंबर 25 पर। मारक स्थान में स्थित होने पर इनकी मारकता बढ़ जाती है, अतः मारक स्थान स्थित मार्केशों की अथवा पापी ग्रहों से युक्त मार्केशों की दशा अंतर्दशाओं में मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। इसके अलावा बताया गया है कि इन सभी दशा अंतर्दशाओं की संभावना आयु खंड में न आती हो तो व्ययेश मतलब 12th हाउस का लॉर्ड व्ययेश की दशा अंतर्दशा में मरण हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कई चीज़ें बता दी गई हैं
जैसे कि द्वितीय और सप्तम की दशा अंतर्दशा में हो सकता है। अगर ये शुक्र और गुरु अगर मारक बन जाते हैं या मारक से संबंध अगर बना लेते हैं तो इनकी दशा अंतर्दशा में भी मरण संभव है। अगर ये पाप ग्रहों से युक्त हो जाए, अगर मारक स्थान में ही कोई मार्केश बैठ जाए, अब मारक स्थान होगा 3, सप्तम, द्वितीय और व्यय भाव का स्वामी। कैसे कंपेयर होगा, क्रम क्या होगा, सप्तम भाव, द्वितीय भाव और द्वादश भाव का संबंध अगर मार्केशों से हो जाए या इसमें मारक स्वयं बैठ जाए तो ये प्रबल मारक बन जाते हैं। अगर इनका पापी ग्रहों से भी अगर संबंध बन जाता है तो भी ये प्रबल मारक बन जाते हैं। मारक तो हो और साथ में किसी पापी ग्रह से भी संबंध बन जाए तो ये प्रबल मारक बन जाएगा। लग्न से द्वितीय और सप्तम को तो विशेष रूप से मारक स्थान बताया ही गया है। इसमें भी विशेष रूप से गुरु या शुक्र अगर मारक बन जाते हैं या मारक भाव के स्वामी बन जाते हैं तो ये विशेष रूप से इनको केंद्राधिपत्य दोष तो लग ही जाएगा। अगर 7th में हो गया तो केंद्राधिपत्य तो दोष लग ही जाएगा, तो विशेष रूप से मारक बन जाएंगे। और वो अगर इन्हीं स्थानों में अगर बैठ जाएं मारक बन के, अगर शुक्र और गुरु में से कोई इन्हीं दोनों स्थानों में अगर बैठ जाए तो विशेष रूप से मारक का फल प्रदान करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ओवरऑल क्या हुआ कि शुक्र और गुरु कुंडली के सबसे बली मारक होते हैं। अगर वैसे क्रम देखा जाए ग्रहों का तो सबसे प्रबल बली मारक गुरु होता है, उससे थोड़ा सा कम शुक्र होता है, उससे थोड़ा सा कम बुध होता है और उससे थोड़ा सा कम चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा की अगर बात करें तो मारकत्व दोष चंद्रमा में सबसे कम होता है। इसके बाद और अन्य ग्रहों का नंबर आता है उनकी प्लेसमेंट के आधार पर। लेकिन अगर स्वभाव की बात करें, नेचुरल अगर स्वभाव की बात करें, प्राकृतिक स्वभाव की बात करें, नैसर्गिक स्वभाव की अगर बात करें तो शुभ ग्रहों में गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा उत्तरोत्तर कम मारक होते चले जाते हैं। अब इन्हीं मारक का संबंध अगर पापी ग्रहों से भी हो जाए तो ये और विशेष रूप से मारक बन जाते हैं। संबंध का क्या मतलब, एक तो हमने बताया था चतुर्विध जो संबंध है उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे जो बात आ रही है, यहाँ पर एक बात शब्द यूज़ किया गया है कारिका में, संयुक्ता। संयुक्ता का मतलब ये है कि युति संबंध अगर बना रहा हो, अगर इनमें से कोई पापी ग्रहों के साथ युति संबंध अगर बना रहा हो, साथ में बैठा हो, सहावस्थान संबंध अगर बना रहा हो तो ये विशेष रूप से बली मारक हो जाता है। अच्छा, जो बात आई है कि पापी ग्रहों से संबंध हो जाए तो पापी ग्रह कौन से होंगे, एक तो नैसर्गिक रूप से हमने बात कर ही ली थी, मंगल, शनि और सूर्य विशेष रूप से पापी हो ही गए, राहु विशेष रूप से पापी हो गए। लेकिन अगर कुंडली की बात करें, प्लेसमेंट के आधार पर अगर बात करें तो अष्टमेश, अष्टम भाव का स्वामी पापी हो गया और त्रिशिडाय भाव का स्वामी 3, 6 और 11 भाव का स्वामी विशेष रूप से पापी हो गया। इसमें भी अगर वो पापी ग्रह विशेष रूप से नीच का हो जाए, शत्रु क्षेत्रीय हो जाए, अस्त हो जाए, पाप ग्रहों के पाप कर्तनी में आ जाए या अन्य किसी प्रकार से, जैसे कि हमने जब ग्रहों के स्वभाव की बात करी थी तो हमने बहुत विस्तार से चर्चा करी थी, इनमें से कोई अगर ये संबंध स्थापित कर लेता है तो और विशेष रूप से मारक बनता चला जाता है। तो देखना पड़ेगा कि कंपैरेटिवली उसकी पोजीशन क्या है, कितना खराब हो रहा है तो उतना प्रबल मारक योग होगा, उतनी तेजी के साथ वो असर करने वाला होगा उस व्यक्ति पर। ठीक है, तो अब सार क्या निकला, अब सार ये निकला कि हमें क्या क्या देखना है। जब हम कुंडली देखेंगे, हम मारक का विचार करेंगे तो हमें क्या क्या देखना होगा। एक सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा सप्तम भाव। सप्तम भाव और सप्तम में बैठे हुए ग्रह कौन सा है। अगर वो पापी ग्रह है तो विशेष रूप से विशेष मारक बन जाएगा। दूसरा हमें देखना है द्वितीय भाव और इसमें स्थित ग्रह कौन से हैं, वो मारक बन जाएंगे। केंद्र में
केंद्र का अगर स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी अगर शुक्र हो गया तो वो विशेष रूप से मारक बन जाएगा। अगर वो किसी पापी ग्रह से भी संयुक्त हो गया तो और विशेष मारक बन जाएगा। और वो पापी ग्रह अपने नीच हो गया या शत्रु क्षेत्रीय हो गया या अन्य प्रकार का कोई दोष उसको लग गया तो वो और विशेष रूप से मारक बन जाएगा। केंद्र में स्थित सप्तम भाव का लॉर्ड अगर गुरु हो गया, सप्तम भाव का स्वामी अगर गुरु हो गया तो उसको विशेष रूप से मारक लग जाएगा। और पाप ग्रहों से युक्त अगर हो गया तो और उसकी पावर मारकता की और बढ़ जाएगी। इसके अलावा व्यय भाव का अधिपति, व्ययेश की क्या पोजीशन है, किससे संयुक्त है, किसी पापी ग्रह से संयुक्त है तो और विशेष रूप से पाप हो गया। ये क्रम बताया जा रहा है। ये जो हम बात कर रहे हैं ये क्रम की बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले सप्तम भाव, फिर द्वितीय भाव, फिर सप्तमेश गुरु है कि नहीं है, फिर उसके बाद सप्तमेश शुक्र है कि नहीं है, उसके बाद व्यय भाव का अधिपति और उससे संबंध कैसा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का जब हम विचार करेंगे तो हमें मारक की स्थिति पता चल जाएगी। इसमें भी अगर और आपको अगर विस्तार से और जानना है तो इसमें क्या कर सकते हैं कि केवल वो शुभ ग्रह जो नीच स्थिति में हो, शत्रु क्षेत्रीय हो, वो भी मारक बन सकते हैं। मृत्यु भले ही ना दे लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकते हैं, बीमारी दे सकते हैं, हॉस्पिटलाइज करा सकते हैं, छोटा मोटा एक्सीडेंट करा सकते हैं। अगर कोई शुभ ग्रह पापी नीच हो जाए या अस्त हो जाए या शत्रु क्षेत्र, अस्त तो नहीं कहेंगे, अस्त का मतलब तो पावर कम हो रही है, केवल नीच हो जाए, शत्रु क्षेत्रीय हो जाए तो उस स्थिति में शुभ ग्रह भी होगा। अगर कोई पाप ग्रह अगर है और उसकी नेगेटिव प्लेसमेंट जा रही है किसी प्रकार से तो वो भी मारक बन सकता है। अष्टमेश भी मारक बन सकता है अगर वो पापी ग्रहों से युक्त हो जाए। अष्टमेश तभी देखिए, अभी पहले जो हमने बात करी थी सेकेंड लास्ट एपिसोड में जब हमने बात करी थी तो हमने राहु की बात करी थी। अष्टम भाव का राहु विशेष रूप से मारक बन जाता है। क्यों बन जाता है? देखिए, एक तो अष्टम भाव जब पापी ग्रह से युक्त हो गया तो बन गया। अष्टम भाव अकेला मारक नहीं बन सकता, ये पापी से दृष्ट हो गया, पापी से युक्त हो गया, दृष्ट तो नहीं, ये पापी से युक्त हो गया, पापी ग्रह से युक्त हो गया, इसलिए ये मारक बन गया। तो अष्टम भाव अगर दोष युक्त हो जाए तो ये मारक बन जाएगा। क्लियर है? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मतलब ये सारी चीज़ें हमने चर्चा करी जिसमें कि मारक बन सकते हैं ये ग्रह। अच्छा, ये हमने योग देख लिया, लेकिन ये घटित कब होगा? इन ग्रहों की दशा अंतरदशा में ये योग घटित होगा। इसमें भी विशेष रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि जो ग्रह होते हैं, जो विशेष रूप से मारक ग्रह होते हैं, ये देखिए, ये अनुभव है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जब विशेष रूप से कुंडली में जो दिखाई दे रहे होते हैं ग्रह, वो अगर मारक बन रहे होते हैं कुंडली में, स्पष्ट दिखाई दे रहे होते हैं, तो वो अपनी दशांतर दशा में फल नहीं देते। उसका फल वो किसी और दूसरे ग्रह के से जब संबंध बना रहे होते हैं तो उसके माध्यम से दिलवा देते हैं। मतलब छिप के प्रहार करने की उनका एक स्वभाव होता है। अगर प्रबल रूप से राहु अगर मारक बन रहा है तो राहु डायरेक्ट कम चांसेस होते हैं कि वो डायरेक्ट अपनी दशा में दे। वो कब देता है? वो किसी और ग्रह से संयुक्त हो जाए। जैसे कि अगर जैसे शुक्र है, शुक्र अष्टमेश हो रहा है, शुक्र के साथ यहाँ पे चंद्रमा और बैठ जाता है, तो चंद्रमा की दशा में वो प्रभाव मिल जाता है। ठीक है ना? तो आपको ये भी देखना है, जब कोई बदमाश होता है ना, बदमाश बच्चा होता है या बदमाश व्यक्ति होता है, तो बदमाश व्यक्ति की हर चाल सोच के रखनी पड़ती है। तो हो सकता है कि वो आपके सामने बैठा हो और पीछे से गेम चल रहा हो। तो जो ज़्यादा शातिर अगर हो जाते हैं ग्रह, अगर मारक बन जाते हैं, प्रबल मारक बन जाते हैं, तो वो डायरेक्ट फल ना दे के ना किसी अन्य ग्रह के माध्यम से वो अपना प्रभाव देते हैं, उस पर प्रभाव करके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई बहुत बड़ा अगर बदमाश है तो वो किसी का मर्डर करना होगा तो खुद नहीं जाता, वो किसी अन्य व्यक्ति को तैयार कर लेता है, रुपए पैसे दे के तैयार कर लेगा, उससे कह देगा फलाने में आप उसका मर्डर कर दो।
तो यही स्टाइल इन ग्रहों की भी होती है कि ये डायरेक्ट जब बहुत पावर के साथ ये खराब हो जाते हैं ना, तो अपनी दशा में न देखे ना, ये अपने सपोर्टिंग ग्रह की, किसी दूसरे सपोर्टिंग ग्रह की दशा में, लेकिन संबंध बनना चाहिए, उससे संबंध बनना चाहिए, तब वो विशेष रूप से अपना प्रभाव देगा। ठीक है, देखिए मारक की जो हम बार बार बात कर रहे हैं, तो आपने जैसे कि समझ रहे हैं सारी चीज़ें, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी कुंडली पे लगाना शुरू कर दें, क्योंकि मारक का मतलब देखिए केवल मृत्यु से मतलब नहीं होता। मारक का मतलब आर्थिक, शारीरिक और मानसिक 3 प्रकार के कष्ट हो सकते हैं। आर्थिक रूप से भी वार कर सकता है, मानसिक रूप से भी वार कर सकता है और शारीरिक रूप से भी वार कर सकता है। 3 प्रकार से वो वार कर सकता है। वो कितना अटैक करेगा ये डिपेंड करता है उसकी पावर कितनी है। देखिए जितनी हम बात करते चले जा रहे हैं, जितना इसमें हम बलि बनाते चले जा रहे हैं, उसी हिसाब से पावर भी होगी। कभी कभी कुंडली देख के स्थिति ऐसी भी क्रिएट होती है कि हमें स्पष्ट नजर आ रहा होता है कि व्यक्ति बचेगा तो नहीं, अगर मार्केज की दशा लगेगी तो वो बच नहीं पाएगा। तो ये अनुभव से आती हैं चीज़ें, जब आप धीरे धीरे देखते देखते अनुभव हो जाएगा ना, और कैलकुलेट जब करते चले जाएंगे, जब ग्रहों का कैलकुलेशन आप कैलकुलेट करते चले जाएंगे, उनका कॉम्बिनेशन जब कैलकुलेट करते चले जाएंगे, तो आपको ये अनुभव हो जाएगा कि एक स्थिति ऐसी भी आएगी, आप ये बता पाएंगे कि भाई अब तो ये नहीं बचेगा, ठीक है, या फिर ये हॉस्पिटलाइज होगा, बच जाएगा, या गारंटेड ये कह सकते हैं मार्केज की दशा तो चल रही है, लेकिन हो नहीं सकता है कि ये मर जाए, ये बचेगा, और वो बचता है। तो ये डिपेंड करता है कि उसका बल कितना है। तो अक्सर ये देखा गया है कि मार्केशों का संबंध जिन पाप ग्रहों से बनता है, विशेष रूप से पाप ग्रहों से बनता है, तो वो अपनी दशा में मृत्यु दे जाते हैं। वो पाप ग्रह अपनी दशा में मृत्यु दे जाते हैं। अगर ये ग्रह नीच के हो जाएं और या फिर और नेगेटिविटी के साथ और पावरफुल हो जाएं, तो ये उसी अनुपात में अपनी प्रभाव को ये बढ़ाते चले जाते हैं। देखिए जो हम नीच की बात कर रहे हैं, जो हम अस्त की बात कर रहे हैं, जो शत्रु क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जो पाप कर्तनी की बात कर रहे हैं, बहुत सारी जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, ग्रहों के स्वभाव का जब हमने एपिसोड नंबर 12 की सीरीज चलाई थी तो उसमें सारी चर्चाएं करी थी, और हर बार आपसे ये कहा था कि ये बेस है ज्योतिष का, इसको आपको समझना ही पड़ेगा, इसको आपको सीखना ही पड़ेगा। जब तक वो सीरीज़ आप पूरी नहीं समझ लेते हैं ना, तब तक इतनी गहराई से माइन्यूट प्रेडिक्शन आप नहीं कर पाएंगे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु की आप दशा निकाल पाएँ। तो वो आपको समझना पड़ेगा, उसी से आगे की ये सारी बातें चल रही हैं। तो मैं अगेन ये आप लोगों से सजेस्ट करूँगा कि उस सीरीज़ को ज़रूर आप कंठस्थ कर लें। देखिए जब हम मार्केश की हम बात कर रहे होते हैं, तो जब हम प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा एक आइडिया ये भी लगा लेना चाहिए कि इस पर्टिकुलर कुंडली में ना लग्नेश की क्या दशा है, लग्नेश की क्या पोजीशन है, लग्नेश कहीं पीड़ित तो नहीं है, क्योंकि रोग से लड़ने की क्षमता या फाइट करने की जो क्षमता होता है ना, वो लग्नेश ही देता है। इंटरनली जब आदमी या एक्सटर्नली जब वो स्ट्रांग होता है ना, तो वो फाइट कर लेती है उसकी बॉडी। तो आपको ये भी देखना है कि इसके लग्न की और लग्नेश की पोजीशन क्या है, चंद्र राशि और चंद्र राशि का स्वामी किस पोजीशन में बैठा हुआ है, उन पे कोई शुभ दृष्टि पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, कहीं पाप दृष्टियाँ ज़्यादा तो नहीं पड़ रही हैं। लग्नेश या चंद्रेश केंद्र त्रिकोण में अगर बैठे होते हैं तो ज़्यादा अधिक शुभ हो जाते हैं या अधिक पावरफुल हो जाते हैं। अगर 3, 6, 11 में अगर बैठ जाते हैं तो वो नेगेटिव हो जाते हैं या कमज़ोर पड़ जाते हैं। देखिए लग्न में अगर गुरु हो जाए, लग्न में गुरु का होना या केंद्र में भी गुरु का होना, लग्न में विशेष रूप से लग्न में गुरु का होना भी लग्न को पावरफुल बनाता है, क्योंकि शुभ ग्रह होता है गुरु। लग्न अगर अपनी उच्च राशि में हो जाए, लग्नेश उच्च राशि में हो जाए, मित्र राशि में हो जाए, स्व राशि में हो जाए, तो अधिक, या मूल त्रिकोण राशि में हो जाए तो अधिक बलवान हो जाता है लग्न। तो इस पे भी आपको ध्यान देना है। लग्नेश के जो मित्र हैं उनकी कुंडली में क्या पोजीशन है, ये भी देख सकते हैं आप, है ना। तो सभी चीज़ों का जब आप देखेंगे ना, तो आप एक मोटा मोटा ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसकी आयु की पोजीशन क्या है,
देखिए कभी तो क्या होता है कि व्यक्ति अपने पूरे आयु खंड पूरा कर चुका होता है, 85-90 के आसपास की अगर एज होती है, 80 प्लस की एज होती है, तो जनरली वो आयु खंड ऐसे व्यक्ति पूरा कर चुके होते हैं। लेकिन कुछ प्रेडिक्शंस ऐसी भी होते हैं कि 30 साल, 35 साल, 25 साल के व्यक्ति को अगर आप कह देंगे कि मार्गशीर्ष लग रहा है, बिना ये देखे कि उसकी लग्न की पोजीशन क्या है, उसके चंद्र की पोजीशन क्या है, उसके चंद्र राशि की पोजीशन क्या है, उसके लग्न के जो मित्र हैं उनकी पोजीशन क्या है, वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं लग्न को, अगर आप ये नहीं देखेंगे ना, तो देखिए ये तो मार्गशीर्ष क्या है, मार्काध्याय क्या है। मार्काध्याय एक फाइट है, लग्न की अष्टम भाव से एक फाइट है, लग्न की अष्टम भाव से फाइट है ये। तो इसमें जो जीतेगा ना उसका वर्चस्व होगा। तो केवल आपको ये नहीं देखना है कि मारक योग लग रहा है तो आपने मार दिया, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ये भी देखना है कि मारक योग तो बनना है, लेकिन उसके सापेक्ष लगने की क्या स्थिति है ये भी आपको देखना है। जब वो आप देख पाएंगे ना तो आप बेहतर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने आज विस्तार से बात करी श्लोक नंबर 23, 24 और 25 की। नेक्स्ट एपिसोड में हम जब बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे श्लोक नंबर 26 की। श्लोक नंबर 26, 27 और 28 3 श्लोक और आएंगे इस मार्काध्याय चैप्टर में। तो 3 श्लोकों में और हम चर्चा करेंगे मारक स्थितियों की, और क्या मारक स्थितियां हो सकती हैं और किस प्रकार से ये फल दे सकता है, क्या दशाएं हो सकती हैं, कौन सा ग्रह और प्रबल मारक हो सकता है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।